संचालन महोदय, हिंदी सबको समझ आती है? हाथ खड़ा करके पीछे तक बताएं। ठीक है, फिर तो बात करने में आनंद आएगा। आज अपनी बात शुरू करने से पहले पंजाब की क्रांति धरा को नमन करता हूं, उस पंजाब की सरजमी को नमन करता हूं जिसने करतार सिंह सराभा जैसे शेर को जन्म दिया, जिसने उधम सिंह जैसे शेर को जन्म दिया, जिसने भगत सिंह जैसे जाबाज सिपाही को जन्म दिया। उस सरजमी को नमन करता हूं जहां सुबह उठते ही गुरु वाणी के अमृत भरे वचनों से व्यक्ति का जीवन सफल होता है। उस वाणी, उस सरजमी को नमन करता हूं जो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए सदैव अपने प्राणों को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं। ऐसी पंजाब की सरजमी को झुककर नमन वंदन करता हूं, जय भीम करता हूं। मैं अपनी बात शुरू करूं, बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करता हूं। उन सभी को नमन करता हूं जिन्होंने भारत में जन्म लेकर के बराबरी का आंदोलन चलाया, जिन्होंने गैर बराबरी को खत्म करने के लिए अपना पूरा जीवन लगाया। उन सभी को भी नमन करता हूं। आज इंकलाब रैली रखी गई है क्योंकि कल के दिन शहीद आजम भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु की शहादत हुई थी, उनको फांसी लगाई गई थी लाहौर के अंदर आजादी की लड़ाई लड़ते हुए। अब से 2 दिन पीछे भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन था। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने महाराष्ट्र के अंदर 20 जनवरी 1927 को पानी पीने का अधिकार दिलाया था। वो एक तालाब में जाकर के पानी पिए थे और ये बताए थे कि इस देश में अछूत भी इंसान है। ये दोनों त्योहार बड़ी मजबूती से आ रहे हैं। हम शहीद आजम भगत सिंह की जयंती और शहादत दिवस हर साल मनाते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है, क्या जो भगत सिंह सोचते थे, क्या पंजाब उस दिशा में काम कर पा रहा है? क्या ये भारत उस दिशा में काम कर पा रहा है? और अगर काम नहीं कर पा रहा है तो वो शौर्य, वो जवानी, वो लड़ने की ताकत हमारी कहां चली गई है कि अब खड़े भी नहीं होना चाहते हैं। मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि कड़वा बोलने वाले लोग हैं, सच पर अमल करते हैं और सच हमेशा बुरा लगता है। तो बुरा सुनने के लिए तैयार रहिएगा, क्योंकि आज जब देश की समस्याएं देखता हूं, जब मजदूरों की समस्याएं देखता हूं, जब किसानों की समस्याएं देखता हूं तो बड़ा दुख होता है। अभी दिल्ली में 800 से ज्यादा किसान शहीद हुए, लेकिन उन किसानों की बात करने वाला कोई नहीं है। हर रोज भूख के कारण इस देश में ना जाने कितने मजदूर मरते हैं, लेकिन उनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है। हर रोज ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं स्कूल छोड़ना पड़ता है, लेकिन मजदूर किसान का कोई भला नहीं कर पाता। सोचिए, अगर कहीं पर शहीद आजम भगत सिंह की आत्मा होगी तो वो रोती होगी, वो सोचती होगी कि मैंने ऐसे देश की कल्पना नहीं की थी, मैंने ऐसे सोए हुए लोगों की कल्पना नहीं की थी, ना जाने मैंने क्यों इस देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर किया, वो सोचती होगी। आज हम अपनी समस्याओं पर भी बात नहीं कर सकते, हम अपनी समस्याओं पर भी बात नहीं कर सकते, चाहे सरकार की भी हो, क्योंकि अगर वो आपकी समस्या पर काम करेंगे तो आपको सोचने का मौका मिलेगा। क्योंकि यहाँ पुलिस विभाग के लोग भी हैं, खुफिया विभाग के लोग भी मुझे सुन रहे होंगे,
मैं देख रहा हूं कि यहाँ व्यापारी भी हैं जिनकी दुकानें हैं, यहाँ मजदूर वर्ग के लोग भी हैं, किसान भी हैं। तो जानिए इस देश में हमारी सिर्फ दो समस्याएं हैं। पहली समस्या है चिकित्सा की समस्या, हॉस्पिटल की समस्या। किस देश के अंदर शिक्षा चिकित्सा को भी दोहरी प्रणाली में डाल दिया गया है। अगर आप पैसे वाले अमीर हैं और आपके घर में नेता या अधिकारी है तो आपके बच्चे का, आपके पिता का, आपकी माता का इलाज अच्छे हॉस्पिटल में हो जाएगा। ये हमने कोरोना काल में देखा। लेकिन अगर आप गरीब हैं तो आपके बच्चे का, माँ का, पिता का इलाज, दादा का, दादी का इलाज, डॉक्टर का बच्चा, आपके यहाँ के मुख्यमंत्री के बच्चे सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज कराएंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जब सरकारी हॉस्पिटल में एक मुख्यमंत्री का इलाज होगा और एक तरफ मुझ जैसे मजदूर के बच्चे का इलाज होगा तो आपको नहीं लगता इलाज अच्छा हो जाएगा? बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। लेकिन इस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि अगर इस पर बात होगी तो पूरे देश में कई लाख करोड़ का घोटाला आपको सामने देखने के लिए मिलेगा। कि अगर डेंगू का बुखार आपके बच्चे को चढ़ जाता है, अगर डेंगू का बुखार आपके बच्चे को चढ़ जाता है तो प्राइवेट हॉस्पिटल में 50,000 रुपए से कम आपके बच्चे का इलाज नहीं होगा। आप अपनी जमीन गिरवी रखेंगे, आप अपने जेवर बेचेंगे, घर का अनाज बेचेंगे, जब जाकर डेंगू का इलाज 50,000 रुपए में होगा। अगर आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाएंगे तो पहली बात तो नंबर लगने वाला नहीं है। आप हाथ जोड़ते घूमते रहेंगे, गरीब आदमी हाथ जोड़ता रहेगा, साहब हमारे बच्चे को भर्ती कर लीजिए, नहीं भर्ती हो पाएंगे। इस पर कोई भी नेता आवाज इसलिए नहीं उठाता क्योंकि वो आवाज उठाएगा तो जो लाखों करोड़ का घोटाला इस देश में होता है वो नहीं कर पाएगा। दूसरी समस्या आपकी शिक्षा की समस्या, स्कूल की समस्या। आज भारत में 3 ही शिक्षा प्रणाली है। एक स्कूल ऐसा है जहां की फीस लाखों रुपए है। आप इसका इको कम करो साहब, माइक वाले भैया जो माइक चला रहे हैं ना, ये इको कम करो भाई इसका। जय भीम। अभी भी बहुत ज्यादा है। जय भीम। अब आवाज डबल तो नहीं आ रही है? ठीक है। हाँ, दूसरी समस्या है स्कूलों की समस्या। भारत में 3 प्रकार के स्कूल हैं। पहला स्कूल जिसकी फीस लाखों रुपए है, लाखों रुपए फीस है। वहां बच्चा जब एडमिशन लेता है तो वहां क्या सीखता है? वो गाना गाना सीखता है, वो वहां डांस करना सीखता है, वो वहां मेरी की तरह भाषण देना भी सीखता है, वो तैरना भी सीखता है, वो सारे काम सीखता है। अच्छा इंग्लिश सीखता है, सारी भाषाओं का ज्ञान लेता है। एक दूसरा स्कूल भी है जहां की फीस 500 रुपए, 1000 रुपए है। वहां बच्चा पढ़ने जाता है वो, लेकिन सिर्फ बेसिक चीज सीख पाता है जो उसकी किताबों में होती है, वो सीख पाता है। एक तीसरा स्कूल भी यहां है जिसे प्राइमरी स्कूल कहते हैं, जिसके मास्टर बाकायदा डिग्री लेकर के नौकरी लगते हैं। हालांकि आज उन टीचरों की ड्यूटी लगाई जाती है, जातिगत जनगणना कर दो, जानवरों की जनगणना कर दो, जाओ वोट की गिनती करो, जाओ देखो कितने लोग जिंदा कितने मर गए, उनको वहां लगाया जाता है। वहां उन स्कूलों में मजदूरों का, किसानों का बच्चा जाता है, वो वहां खाकर के आता है, वो जाता है प्लेट लेकर के और खिचड़ी खाकर आता है। पंजाब में व्यवस्था खिचड़ी खाने की है स्कूल में? हाँ है। वो वहां मिड डे मील में खिचड़ी खाकर आता। अब आप सोचिए, एक स्कूल जिसकी फीस लाखों रुपए है और एक स्कूल जहां सिर्फ खिचड़ी मिल रही है, क्या आपका बच्चा और उस लाख रुपए वाले स्कूल का बच्चा कभी मुकाबला कर पाएंगे? आपको लगता है कि वो दोनों कभी साथ बैठकर एक जगह एक स्थान पर रह पाएंगे? कभी नहीं रह पाएंगे। इसके व्यापार में है, लोग आज इस व्यापार से इतना मोटा धन कमा रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं आपके बच्चों से, उनको कोई मतलब नहीं इस देश से, देश बर्बाद हो रहा है, उनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन नेता कोई कहने वाला है नहीं। हम सीधे लोग हैं, हम उनके चंगुल में फंसे रहते हैं। वो आते हैं, अच्छी अच्छी बात बताते हैं इस बार हमने आपके लिए यह कर दिया, वो मिड डे मील खिला करके या फिर 1000 2000 रुपए महीना की योजनाएं चला करके आपका बेवकूफ बनाने का काम करता है। सोचिए कैसे किसी भी घर का खर्चा
अगर मैं एक मजदूर के घर का खर्चा लूं, जिसमें सुबह उठते ही चाय पी जाएगी, जिसमें चीनी डलेगी, नमक डलेगा, जिसमें चाय की पत्ती डलेगी, दूध डलेगा, पानी डलेगा, वो जब उठेगा तो पंखा भी चलाएगा, टीवी भी देखेगा, वो उठेगा साबुन से नहाएगा भी, कपड़े भी धोएगा, वो जब चलेगा तो किसी मोटरसाइकिल से चल करके भी जाएगा, पूरे दिन का खर्चा उसका रहेगा। पूरे महीने का अगर आप आंकड़ा जोड़े तो 25 से 30 हजार बैठता है, लेकिन मैं इस आंकड़े को सिर्फ 10,000 मानता हूं कि बीमारी भी, रिश्तेदारी भी, सब चीजों में आपका 10,000 रुपये महीना खर्च हुआ। क्या आप जानते हैं कि टैक्स कितना लगता है? 18 से 25 से 30% के बीच में टैक्स लगता है। अगर आपने महीने के 10,000 रुपये खर्च किए तो ये समझो 2700-2800 रुपये सरकार के पास जाता है टैक्स के रूप में। समझ रहे मैंने क्या बताया? 2700-2800 रुपये टैक्स के रूप में जाते हैं। अगर आप सो भी रहे हैं और आपका पंखा भी चल रहा है, तब भी आपके टैक्स का पैसा सरकार की जेब में जा रहा है। अब आप सोचिए कि जो लोग 10,000 का खर्चा करके फ्री फंडी सरकार को 2,000-3,000 रुपए दे रहे हैं, फ्री फंडी, कुछ हमें नहीं पता इन 3,000 रुपए का वहां होता है, हमें नहीं पता वो 3,000 रुपए में टैक्स के मुआवजे के वापस में हमें क्या मिल रहा है। 1,000 की योजना, छोटे मोटे मकान, या फिर नेताओं के पीछे घूमते रहो कि प्रधानमंत्री योजना के मकान आएंगे, 20,000 दोगे तो आपका मकान बनेगा, और 20,000 अगर आप पे नहीं है तो आपका मकान नहीं बनेगा। अगर आप मजदूर हैं, कोई सरकारी योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो आप जाओगे बाबू के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहोगे, भैया ये योजना आई है, इसको कर दो। अगर एक 50,000 की भैंस का लोन लिया जाता है तो 10,000 उसमें रिश्वत देनी पड़ती है। इस देश में कोई पूछने वाला नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्या शहीद आजम भगत सिंह रोते नहीं होंगे सोच करके? वो सोचते नहीं होंगे वो जवानी कहां चली गई, कहां गए वो लोग, लड़ने वाले लोग? कौन आएगा तो आपकी समस्याओं के लिए? बताइए, जवाब दीजिए। है आपको लगता है कोई आपकी समस्या का समाधान करने आएगा? अभी कुछ साथियों ने, बेरोजगार साथियों ने चिट्ठी दी मुझे चंद्रशेखर भाई के लिए कि भैया चिट्ठी है, ये उनको दीजिएगा। जो बड़े बड़े वादे करते थे दिल्ली में, जिनकी पहले सरकार थी कि हम ये किला उखेड़ देंगे, वो किला उखेड़ देंगे, मैं उनसे भी पूछता हूं कि आखिर गरीबों के लिए किया क्या गया है? 1,000-2,000 देकर हमारे घर में का चूल्हा जलने वाला नहीं है। आप हमारे घर में 4 किलो 5 किलो जो अनाज महीने का देते हो, उससे 4 गुना 10 गुना 20 गुना ज्यादा से टैक्स भी लेते हो, उससे भी हमारा भला होने वाला नहीं है। हमें इस देश में अच्छी शिक्षा और अच्छी चिकित्सा चाहिए। यहां चाहे व्यापारी हो, यहां चाहे अधिकारी हो, यहां चाहे कर्मचारी हो, यहां चाहे मजदूर हो, यहां चाहे किसान हो, यहां चाहे एमएलए हो, यहां चाहे एमपी हो, अगर आपको यह पता लग जाए एक मजदूर को कि उसके बच्चे को अगर बीमारी हो गई तो उसका अच्छा इलाज होगा, अगर उस पर पैसे नहीं होंगे तो इलाज उसका अच्छा हो जाएगा। अगर एक पिता को यह पता लग जाए कि उसके बेटे की पढ़ाई अच्छी होगी, चाहे उसकी जेब में रुपया है या नहीं है, तो आपको नहीं लगता आपकी आधी ज्यादा समस्या खत्म हो जाएंगी? आप एक समय भूखा तो रह लोगे, रह जाओगे भूखा, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपको यह सुकून रहेगा कि नहीं, मेरा बेटा कल पढ़ करके कहीं अच्छी नौकरी, अच्छा व्यापार कर जाएगा। समझिए इन पैसे वाले लोगों का षड्यंत्र, समझिए इनके चक्कर को समझना शुरू कीजिए। ये नहीं चाहते कि जो लोग मेहनत कश लोग हैं, जो सफाई करते हैं, ठेली लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, जो छोटी छोटी दुकान खोलकर बैठे हुए हैं, जो छोटी छोटी नौकरियां लिए हुए हैं, कल इनके बच्चे बड़े बड़े अधिकारी कर्मचारी बनके उनके सामने बैठ जाएं, ये लोग नहीं चाहते। अगर ये लोग चाहते तो आज ये जो आज देश में, पूरे देश में आंदोलन चल रहे हैं, लगातार किसी के साथ कभी कोई घटना, किसी की हत्या, किसी का बलात्कार, इन सब पर मेरे साथियों रोक लगती। ये देश हमारा है, इस देश में अगर अमन शांति चाहते हो तो अपने बीच के लोगों को निकालना शुरू करो। जैसे मैं बार बार कहता हूं कि यहां माननीय जो गृह मंत्री है हमारे अमित शाह साहब, उनके बेटे को बीसीसीआई का अध्यक्ष बना रखा है। मैं आप ही से पूछता हूं कि अगर एक नेता के बेटे को जो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, उसको कृषि मंत्री बना दिया जाए, तो उसको जानकारी होगी कि पंजाब में किस मौसम में गेहूं की फसल लगेगी और किस मौसम में गन्ने की फसल लगेगी, वो बता देगा क्या? कब डाई गिरेगी और कब खाद गिरेगा और कब पानी दिया जाएगा, वो इस नेता का, मंत्री का बेटा बता देगा क्या? नहीं बता पाएगा।
लेकिन हाँ, अगर आप अपने बीच से के एक बच्चे को निकाल कर वहां भेज दोगे तो वो परेशानी आने से पहले कहेगा कि हो सकता है इस बार पंजाब में सूखा पड़ जाए, पानी की जरूरत पड़ेगी, तो कृषि के लिए बजट को बढ़ाना जरूरी है। वो इस बात की बात पर उठेगा। मैं यही व्यापारियों से भी कहता हूं कि आज व्यापारियों की बात करने के लिए व्यापारी तो नहीं रहे, सिर्फ नेताओं के पैसे वालों के बच्चे रह गए हैं। वो बैठ करके व्यापार की बात करते हैं कि व्यापार भारत का कैसे बढ़ेगा। अरे भारत के व्यापार को आगे बढ़ाना है तो भारत के व्यापारियों से बैठकर बात करो। खाली अडानी अंबानी से बैठकर बात करने से भारत के व्यापारियों का भला नहीं होगा, ना ही आगे व्यापार बढ़ेगा। यही बात मैं कहता हूं, जो मजदूरी करते हैं कि इस देश में सबसे बड़ी जनसंख्या किसी की है तो मजदूर और किसानों की है। इस देश में मजदूर और किसान का मतलब आपको समझाऊं, ये जितने दुकान वाले सब मजदूर हैं, ये जो छोटी छोटी नौकरियां कर रहे हैं पुलिस वाले भी जो है, ये भी सब मजदूर हैं। ये बाबू टाइप झाड़ू लगाने वाले इनको सब मजदूर कहा जाता है। इनका कुनबा, इनका परिवार इस देश में सबसे बड़ा है। ये अगर चाहे मनमुट्ठी हो जाए, एक विचारधारा लिया है और इस बात को उनमें लेकर के आए कि नहीं, वो जो इनकलाब का शब्द दिया गया है, जो परिवर्तन का शब्द है, ये करना है। मैं लिख कर देता हूं, इस देश के बड़े बड़े नेता आपके पैरों की मिट्टी साफ करने के लिए आपके घर तक पहुंच जाएंगे कि नहीं भाई, इस बार हमें मौका दे दो, अगर आप लोग एक बार एकजुट हो जाए। अब मैं बात करूं चंद्रशेखर आजाद की। जब वो एमपी बने, भारत की राजनीति की सारी पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, बसपा, वहां की लोकल समाजवादी पार्टी और तमाम संगठन, पूरा आरएसएस से लेकर के पूरा आरएसएस से लेकर के पूरे देश के लोग वहां नगीना लोकसभा में पढ़े थे कि अगर ये आदमी जीत गया तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। लेकिन समय का चक्र देखिए, संतों गुरुओं का आशीर्वाद देखिए कि किसने ये कहा कि अगर आप किसी का बुरा नहीं चाहते तो आपका कोई बुरा नहीं कर सकता। सबने पूरा प्रयास किया। भाई चंद्रशेखर आजाद 1.5 लाख से ज्यादा वोटों से जीते और जीतने के बाद संसद में क्या बात कर रहे हैं कि सफाई कर्मचारियों को पक्का कर दो, आंगनवाड़ी की वेतन बढ़ा दो, किसानों को एमएसपी की गारंटी दो, मजदूरों के लिए कुछ अच्छा करो। वो हर बार खड़े होकर वहां ये बात को कहते हैं। जरा सी घटना घटित होती है, वो वहां जाकर के संसद में इस बात को कहने का काम करते हैं। मेरे सुनने में ये भी आया है, मौजूदा सांसद ये कहते हैं भाई ये अगर सारी किसान मजदूरों की बात करता रहेगा तो आने वाली राजनीति गरीबों की होकर रह जाएगी। सोचिए, एक आदमी गया, गरीब मजदूरों की बात करनी शुरू करी तो सबके पेट में दर्द होना शुरू हो गया। अब आपको सोचना है क्या करना, क्योंकि हम भीम आर्मी के लोग आज तक किसी से वोट की भीख नहीं मांगे कि लाओ हमें वोट दो। हम साफ कहते हैं, काम करने वाले व्यक्ति को वोट दो, जो काम करता हो आपके बीच में, जो आपकी समस्याओं पर बात रख सकता हो, जिसका सीना वाकई 56 इंच का हो, जो सरकार की गोली लाठी डंडे तक को झेल सकता हो, उसके साथ चलो। अगर आपको लगता है कोई देश के अंदर कोई चंद्रशेखर आजाद से बड़ा नेता है जो आपकी समस्या पर बात रखता है, तो मुझे भी बताना साथियों, मैं भी उसके साथ जाकर कंधे से कंधा मिलाकर काम करने के लिए तैयार। मिलेगा नहीं, क्योंकि हमारी समस्या, हम ऐसे घरों के लोग हैं जहां एक समय का खाना मिला, दूसरे का नहीं मिला। ये तो भला हो डॉक्टर अम्बेडकर का कि उन्होंने इस देश में लोकतंत्र स्थापित किया और यहाँ के गरीब मजदूर, व्यापारी, किसान, गरीब गुरगे सबको एक बहुत बड़ी ताकत दी। हालांकि उस ताकत को पहचान नहीं पाते। उस ताकत का नाम है वोट। खुद से सवाल पूछना शुरू करो कि व्हाट इज वोट, वोट क्या है। वोट एक ऐसी ताकत है कि जो सत्ता व्यवस्था परिवर्तन करने में सेकंड नहीं लगाता, सेकंड भी नहीं लगाता। ये वोट इतनी बड़ी पावर है कि अगर आप इसको समझ जाएं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जो आप देखते हैं, जो सरकारें बनती हैं इस देश के अंदर, ये बड़े बड़े मंत्री अधिकारी होते हैं जो कहते हैं सीना ठोक हम किसी ने नहीं डरते, वो डरते हैं, वो जनता से डरते हैं। जनता चाहे उनको मिट्टी में मिला दे। हम लोगों पर क्यों हमले होते हैं, हम लोगों पर क्यों गोलियां चलती है? इसलिए तो चलती है कि हम बताते हैं कि ताकतवर जनता है, नेता की कोई औकात नहीं, अधिकारी की कोई औकात नहीं, जनता की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। इसलिए हम पर गोली मारी जाती है।
हमें बार बार जेलों में डाला जाता। मेरे बखूबी याद है जब संत श्रोमणी सद्गुरुदास जी महाराज का आंदोलन दिल्ली में हुआ, हमें पुलिस ने उठा लिया। 96 लोग थे हम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और हरियाणा, इन 4 जिलों के राज्यों के लोग थे। हरियाणा पंजाब के सबसे ज्यादा साथी थे। रात को पुलिस जब कूट रही थी ना, ये बोलती थी कूटते कूटते हाँ भाई बनाओगे मंदिर, बनाओगे गुरुघर, तो हम कहते थे हाँ भाई बनाओगे, चिंता ना करो, बना के छोड़ दें। एक चंद्रशेखर भाई को पूरी रात कुटा था पुलिस ने, 3-3 बार राउंड दिया था, 3-3 बार, इतना मारा था। सतगुरु महाराज का आशीर्वाद देखो, सुप्रीम कोर्ट को अपना निर्णय 1 दिन में बदलना पड़ गया। यह है जनता की ताकत। इस ताकत को पहचानो साथियों। मैं अगर आपके आंकड़े लूं, हालांकि ये पंजाब है, समृद्ध प्रदेश है, यहाँ के लोग अच्छे काम करते हैं, पढ़े लिखे भी है, विदेश में भी हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं एक आंकड़ा आपको समझाऊं, एक राजनीतिक आंकड़ा अगर आपकी समझ आता हो तो समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं सिर्फ यहां से लेकर वो जो पीली सी बस खड़ी है ना, यहां से लेकर उस तक की इस सड़क की बात करूंगा, आपके पूरे प्रदेश के लिए इस सड़क की बात करूंगा। देखिए राजनीति के कितने काम होते हैं। अगर ये क्षेत्र ग्राम में आता है तो यहाँ गांव का सरपंच बनता होगा, प्रधान बनता होगा, उससे नीचे एक वार्ड मेंबर भी बनता है, वार्ड मेंबर से ऊपर बीडीसी को यहाँ क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, बीडीओ, फिर सरपंच बनता है, फिर जिला पंचायत का चुनाव होता है, जिला परिषद का चुनाव होता है, उसके ऊपर यहाँ बीडीओ प्रमुख भी बनता होगा, एक बनता है ना, ब्लॉक, हाँ बनता होगा बिल्कुल। उसके ऊपर आता है एमएलए, एमएलए के ऊपर आता है जिले पर जो जिला पंचायत का अध्यक्ष बनता है वो, जिसका बजट एक जिले का 500-700 करोड़ से 1000 करोड़ से कम नहीं होता। फिर उसके बाद आता है एमपी, फिर उसके बाद आता है मुख्यमंत्री, उसके बाद आता है प्रधानमंत्री। अब ये 9 से 10 राजनीतिक पद इस छोटे से क्षेत्र में आ जाते हैं। हर किसी के पास इस सड़क को बनाने का हर बार बजट आता है, हर बार। और अगर आप अब से पिछले 20 साल का बजट निकाल कर देखें तो यहां से लेकर उस जो वो वैन खड़ी हुई है, इस सड़क का कई करोड़ का बजट आ चुका होगा। ये कई करोड़ की सड़क दिख रही है क्या? कितने गड्ढे हैं इसके अंदर, कितनी जगह से टूटी पड़ी है। ये प्रक्रिया है, हम इस पर सोचना बंद कर दिए हैं। इस पर सोचना शुरू करो मेरे साथियों। इस देश को लुटेरों ने लूटना शुरू कर दिया। इस देश को यहाँ के राजनेताओं ने अपने हाथ की कठपुतली बना करके धर्म के नाम पर हमें नंगा करना शुरू कर दिया। यहां जब बेटियों के बलात्कार होते हैं तो इस देश में बलात्कारियों के पक्ष में सभाएं होने लगी हैं। हमें जागना होगा। ये पंजाब है, पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जो चाहे पूरे देश की व्यवस्था को हिलाने का दम रखता है, चाहे तो आपको जागना होगा। यहां क्रांति का आगाज बार बार हुआ है, बिल्कुल आगाज हुआ है। उस क्रांति को आपको समझना होगा। शहीद आजम भगत सिंह क्या चाहते थे ये समझना होगा। मैं जब उनको पढ़ता हूं तो मेरी समझ आता है कि वो सिर्फ आजादी नहीं चाहते थे, अंग्रेजों से आजादी वो नहीं चाहते थे। वो चाहते थे यहाँ का गरीब शोषित किसान जब तक अपने आप को सुरक्षित महसूस करना ना शुरू कर दे, जब तक उसको ये एहसास न हो जाए कि उसके पास रोटी कपड़े मकान की कोई समस्या नहीं है, वो इस काम को चाहते थे। हाँ, लेकिन ये काम आजादी के दशकों बाद भी नहीं हो पाया। आज हम उनकी विचारधारा पर चल रहे हैं, लड़ रहे हैं। मैं ये भी जानता हूं कि जो हश्र उनका हुआ फांसी, हश्र हमारा भी वही होगा, क्योंकि फांसी के तहत वो शहादत हुए थे। गोली कहीं ना कहीं हमारा भी इंतजार कर रही होगी, सरकार कहीं ना कहीं प्लान तैयार कर रही होगी कि ये कल महाराष्ट्र है, आज पंजाब है, कल बिहार चले जाएंगे तो इनका इलाज जरूरी है। मुझे अपने हश्र का भी अंदाजा है कि क्या होगा, लेकिन फिर भी क्योंकि पढ़ा है महापुरुषों को, पढ़ा है संतों गुरुओं को, फिर भी कदम पीछे नहीं हटेगा। यहाँ की जो लड़ाई भी होगी, जो समस्या होगी, जब जब उन पर लड़ने की बात आएगी तो भीम आर्मी का एक एक सैनिक मजबूती के साथ यहाँ की गोलियों के सरकार के सामने खड़ा होगा। मैं बस सरकार को चेतावनी और दे दूं कि जो लोग आपसे बेरोजगार लोग जो नौकरियों की अपील करते हैं, मुझे लगता है यहाँ के मुख्यमंत्री आर्टिकल 19 को भूल गए हैं। याद कराइएगा माननीय मुख्यमंत्री जी को आर्टिकल 19। हमें अपनी बात रखने की आजादी कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं देता, ना सरकार देती। संविधान का आर्टिकल 19 देता है कि अगर हमें कोई समस्या है तो हम उसके लिए आंदोलन
हम उसके लिए अपनी बात ज्ञापन के माध्यम से रख सकते हैं। और मुख्यमंत्री महोदय बेरोजगारों पर मुकदमे लगाकर उनके घर जाकर डराने का काम कर रहे हैं। तो जो साथी यहाँ खुफिया विभाग के हो वो चिट्ठी जरूर भिजवाइएगा कि एक आदमी आया था जो तुम्हारी गोली तोप जेलों से नहीं डरता है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो जिनके ऊपर पर्चे दर्ज आप बिना बात के कर रहे हैं, बिना वजह कर रहे हैं, मैं उनको लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी के घर भी पहुंचने का काम करूंगा। ये भी कर दिया जाएगा। फिर मुख्यमंत्री जी ये लगा कि ये हो क्या रहा है। शुक्रिया, आप सब लोगों ने मेरी बात सुनी। मैं समझ सकता हूं कि गर्मी बहुत है। मुझे तो ना ये लोग पानी पी रहे हैं, वहां शायद पानी भी माओ को नहीं मिल रहा। गर्मी बहुत है इसलिए लगातार चहल पहल है। बस अंत में गुरु रविदास जी की 2 लाइनें मेरे याद आ रही हैं। उन लाइनों से मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। हालांकि वो लाइनें जब मैं कहूंगा तो उन लाइनों में गुरु नानक देव जी भी आ जाएंगे, उन लाइनों में संत कबीर भी आ जाएंगे। उस 2 लाइनों में हर वो व्यक्ति, वो महापुरुष, वो संत आ जाएंगे जो बराबरी की बात करते हैं, जो गैर बराबरी को दूर करते हैं, जो छुआछूत को दूर करते हैं। सदगुरु रविदास जी कहते हैं कि जात जात में जात है जैसे केतन के पात, कि जात जात में जात है जैसे केतन के पात, रैदास से मानुष ना जुड़ सके जब तक जात ने जात। इसका हिंदी मतलब यह है कि यहाँ जाति में जातियां इतनी है जैसे एक केले का पेड़ होता है कि आप एक केले के पत्ते को उखाड़ेंगे फौरन जाति खड़ी हो जाएगी, आप दूसरे केले के पत्ते उखाड़ेंगे फौरन एक और जाति खड़ी हो जाएगी। तो इस तरीके से जातियां हैं। जबकि गुरु ग्रंथ साहिब भी इस चीज का विरोध करती है। डॉक्टर अम्बेडकर में संविधान भी इस चीज का विरोध करता है। जो बुद्ध के मानने वाले लोग, नानक जी को मानने वाले लोग, संत कबीर को मानने वाले लोग, संत रैदास को मानने वाले लोग, भगवान वाल्मीकि को मानने वाले लोग, वो सब इसका विरोध करते हैं। तो यही कह रहे हैं गुरु रविदास जी कि मुझसे तब तक कोई मिल नहीं सकता जब तक वो अपनी जातियों को ठीक रख साइड न रख दे। बिल्कुल अपनी जातियों को ठीक रख साइड रखे। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि मैं आज पगड़ी बांध कर आया, इसका भी एक विशेष कारण है। जिन लोगों के सिर पर पगड़ी आ जाती है ना, उन लोगों की जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। उनके लिए राजा और रंक एक समान होते हैं। उनके लिए गरीब मजदूर, उनके लिए गरीब हो चाहे अमीर हो, वो एक जैसे हो जाते हैं। जब मैं शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे सुना। इस बीच मेरे किन्हीं शब्दों से आपको आहत पहुंचा तो उसके लिए आपका भाई, आपका बेटा माफी चाहता है। कहने का अंदाज यही रहेगा, भीम आर्मी इस तरह के सच बोलती रहेगी। आपको बुरा लगता है तो आप भी माफ करने की आदत डाल लीजिए। शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।